यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा वीकली करंट अफेयर्स यहाँ पर है, जून जो हमारा मंथ है इसका, ठीक है। तो जून मंथ में हमारा जो पहला वीक है 1 से लेकर 7 जून तक, वो जितनी भी करंट अफेयर जो भी हमारे महत्वपूर्ण जो डेज थे 1 से 7 दिन तक में, जो जितनी करंट अफेयर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी उसकी यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे दिखाएगा, मतलब 1 से 7 जो तारीख तक में मैक्सिमम क्वेश्चन जितने बन सकते थे, करीब 40 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, ठीक है। और सब क्वेश्चन अच्छे हैं आपका। देखो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक और जो आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है, एनवायरमेंट, ये सबसे आप जो सब्जेक्ट हैं इन सबसे यहाँ पर जो भी न्यूज़ में थे वो सबसे आप लेकर क्वेश्चन बनाए गए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से यहाँ से पहला क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी एवं जुए की जो हमारे विनियमन का अधिकार संविधान की जो हमारी 7वीं सूची है उसके अनुसार विशेष रूप से राज्य जो हमारी विधानसभा है उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। पहली बात हमारे यहाँ से क्या होगी, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि भारतीय संविधान की जो 7वीं सूची है उसकी सूची सेकंड में जो हमारी आती है राज्य सूची, ठीक है, उसमें प्रविष्ट जो हमारी 34 है उसके अनुसार जुआ, सट्टेबाजी, गेमिंग है ना, ये सबको लेकर राज्य विधानमंडल को अधिकार के क्षेत्र में यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा, भारत में मौजूदा जो हमारे कानून है उसके अंतर्गत ऑनलाइन लॉटरी, सट्टेबाजी के क्षेत्र में विदेशी जो हमारी निवेश है उसकी अनुमति होती है, ठीक है। सेकंड यहाँ से क्या होगा, सेकंड गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी क्षेत्र में विदेशी निवेश और जो प्रौद्योगिकी से हो गए उसको वर्तमान में कानूनों के अंतर्गत पूरी तरह से यहाँ पर प्रतिबंधित कर रखा है, यहाँ पर अनुमति नहीं है। तो यहाँ से गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। पूछा क्या कौन सा सही है इसमें से, तो सही कौन सा है, सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है पहला वाला, तो हमारा सही क्या हो जाएगा, पहला या ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। देखो एक चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पे हम जो स्टेटमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 करके दे रखे हैं। ए का मतलब आपका ए होता है, समझ लो, ठीक है। बी का मतलब ये आप 2 समझ सकते हो, ठीक है। तीसरा जो है 3, इसका मतलब आप सी समझ सकते हो। चौथे का मतलब आपका डी, ठीक है। जो मैं बताता भी चलूँगा आपको, जैसे कि आंसर हो रहा पहला सही है, मतलब पहला मतलब ए, ठीक है, यहाँ से करेक्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी, फोटोवोल्टिक जो प्रौद्योगिकी उसके संबंध में आपको विचार करना है। ये हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं पहला स्टेटमेंट, इसमें बोला है फोटोवोल्टिक सेल सूर्य के प्रकाश को विद्युत परिवर्तित करते हैं, ठीक है। विद्युत में क्या परिवर्तित करेगा, जिसमें क्या हमारा इलेक्ट्रॉनों को सजित करके और एक आंतरिक जो हमारा विद्युत क्षेत्र है उसके माध्यम से आवेश को अलग कर सकता है, ठीक है। पहला क्या होगा, सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है इसका पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र मुक्त इलेक्ट्रॉनों को सेल के एक तरफ निर्देशित करता है, जिससे सर्किट बंद होने पर यहाँ पर विद्युत धारा का यहाँ पर प्रवाह निर्मित होता है। इस प्रकार सौर का प्रकाश बिना किसी गतिशील भाग के सीधे विद्युत में परिवर्तित हो जाता है। पहली बात यहाँ से सही हो जाएगी। दूसरी, उच्च तापमान फोटोवोल्टिक सेल की दक्षता को कम कर देता है। जो हमारा उच्च तापमान होता है जो फोटोवोल्टिक सेल उसकी दक्षता को कम कर देता है, पहले पॉइंट ये दे रहा है, क्योंकि दूसरा पॉइंट है ये अर्धचालक पदार्थों को प्रतिरोध को बढ़ा देता है, इस वजह से यहाँ पर इसको कम करेगा, ठीक है। तो क्या ये सही है सेकंड वाला, सेकंड वाला भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा उच्च तापमान है उसको हमारे जो वोल्टाइक सेल होता है ये कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बढ़ी हुई ऊष्मा होती है ये अर्धचालक पदार्थ के भीतर प्रतिरोध को बढ़ा देती है, जिससे क्या वोल्टेज जो हमारा होता है आउटपुट और सेल समग्र प्रदर्शन में कमी आने लगती है, ठीक है। तो सेकंड में से करेक्ट हो जाएगा, पहला भी यहाँ से हमारा करेक्ट है। दोनों बातें क्या है, जो हमारे फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी उसके संबंध में एकदम करेक्ट है। यहाँ पर न्यूज़ में था फोटोवोल्टिक जो हमारी प्रौद्योगिकी है ये द हिंदू में न्यूज़ में देखा गया था, ठीक है। और इंडियन एक्सप्रेस है यहाँ भी यहाँ पर न्यूज़ में था, ठीक है। तो दोनों में न्यूज़ में पेपर में था यहाँ पर, तो ऐसे क्वेश्चन बनाया गया। दोनों बातें करेक्ट है, तो पूछा सही कौन सा होगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 3 या सी, है ना। 3 करेक्ट है या सी मान सकते हो, दोनों यहाँ से करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन तीसरा है, राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल व्यय उसकी आय उधार को छोड़कर, ठीक है, वो उससे अधिक होता है। पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा, पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से बोल रहा है ये करेक्ट है, क्योंकि हमारा राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल व्यय उसकी कुल राजस्व प्राप्ति उधार को छोड़कर उससे अधिक होता है। इसका अर्थ है कि जो अंतर को पूरा करने के लिए हमारे सरकार को उधार लेना पड़ता है, राइट। तो ये हमारा यहाँ से पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, पहली बात सही है। दूसरा, उच्च राजकोषीय घाटा हमेशा अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति को ले जाता है। ये बोला कि जो हमारा उच्च राजकोषीय घाटा होता है हमेशा अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति की ओर ले जाएगा, है ना। सेकंड हमारा यहाँ से गलत होगा, क्यों, क्योंकि हालांकि उच्च राजकोषीय जो हमारा घाटा होता है मुद्रास्फीति के दबाव में योगदान कर सकता है, परंतु हमेशा उच्च मुद्रास्फीति का कारण नहीं बनेगा। यह पर गलत हो गया सेकंड नंबर। तीसरा, राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण मुख्य रूप से सरकार द्वारा बाजार और अन्य स्रोतों से उधार लेकर किया जाता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है, क्योंकि राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण मुख्य रूप से बाजार से सरकार के उधार, भारत की जो हमारी सरकार है उसके रिजर्व बैंक और अन्य स्रोतों से भी यहाँ पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर तीसरा भी
करेक्ट हो जाएगा। एक तो पहला सही था और एक आपका तीसरा सही, दूसरा यहाँ से गलत है। ठीक है, तो 1 और 3 हमारे यहाँ से सही है। पूछा सही कौन सा है। ठीक है, देखो हमको ये बात पता होनी चाहिए कि पहला देख लिया मैंने सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। इसके बाद आपको यहाँ देखना क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सही कौन सा है। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 1 और 3 मतलब ये नंबर में दे रखा है ए, या पहला नंबर मान सकते हो उसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ से चौथा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। न्यूरोडिजेनरेटिव रोग में न्यूरॉन्स धीरे धीरे अपरिवर्तनीय क्षति है उसमें शामिल होती है। ठीक है, फोर्थ का आंसर क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा जो डिजेनरेटिव रोग है ये न्यूरोलॉजिकल विकारों का वह प्रकार होता है जो धीरे धीरे अपरिवर्तनीय रूप में तंत्रिका कोशिकाओं की जो क्षति है उसके कारण मस्तिष्क की जो तंत्रिका है कारण उसमें कमी लाता है। इसको उदाहरण में मान सकते हो जैसे कि आपका अल्जाइमर, ठीक है, पार्किंसंस मान सकते हो, राइट, और आपका जो एम्ब्रियोट्रोफिक जो आपका लेटरल जो स्क्लेरोसिस है ALS, ये भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो तीनों यहाँ से इसमें शामिल है। तो हमारा यहाँ से पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये परिवर्तनीय क्षति इसमें धीमे धीमे शामिल होता है। दूसरा, सभी न्यूरोलॉजिकल विकार लाइलाज है और समय पर हस्तक्षेप करने के बावजूद यहाँ पर उन्हें ठीक नहीं किया सकता है। ठीक नहीं किया सकता। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि सभी हमारे जो न्यूरोलॉजिकल विकार लाइलाज नहीं होते हैं। यहाँ पे बोला सभी लाइलाज होते हैं, तो गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारा कई न्यूरोलॉजिकल जो हमारी स्थितियाँ होती हैं जैसे कि इस्केमिक स्ट्रोक, मिर्गी तथा अन्य हमारे जो मेंजाइटिस होते हैं, समय पर चिकित्सा प्राप्त होने से पहले यहाँ पर जो प्रभावी रूप से उपचारित या पूरी तरह से ठीक किए जा सकते हैं इनको। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड का गलत हो जाएगा, पहला करेक्ट है। पूछा क्या है, ये दो देखो स्टेटमेंट देखने के बाद सीधे आपको यहाँ पर आना है, ये पॉइंट में पूछ रहे हैं सही कौन सा है, तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चौथे का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए या 1 यहाँ से हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उभरती हुई जैव चिकित्सा प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। बायोलॉजिक्स जो हमारी है जीवित कोशिकाओं का उपयोग करके निर्मित की जाती है तथा संरचनात्मक रूप से पारंपरिक रासायनिक जो औषधि है उसकी तुलना में अधिक जटिल होती है। ठीक है, तो क्या होगा, पांचवें का पहला स्टेटमेंट जो हमारा आंसर रहेगा ये इसका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो बायोलॉजिक्स होते हैं, जैविक जो प्रौद्योगिकियाँ होती हैं, औषधियाँ होती हैं, ये जीवित कोशिका जैसे कि प्रोटीन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, उससे प्राप्त बड़े जो हमारे जटिल अणु होते हैं उसके माध्यम से यहाँ पर परिभाषित किए जाते हैं। ठीक है, रासायनिक जो हमारी प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से संश्लेषित जो हमारी रासायनिक दवाएं हैं उसके विपरीत जो हमारे बायोलॉजिक्स है उसको उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम की आवश्यकता होती है और वे पर्यावरणीय परिस्थितियों को प्रति यहाँ पर संवेदनशील होते हैं। ठीक है, तो हमारे पहला स्टेटमेंट जो रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा, औषधियों की तुलना में यहाँ पर जटिल भी होते हैं। ठीक है, तो सही है पहली बात। दूसरा, बायोसिमिलर जैविक चिकित्सा उत्पाद है जो सबसे पहले या जो पहले स्वीकृत संदर्भ में जैविक उत्पाद काफ़ी मिलते जुलते हैं। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी आपकी करेक्ट है, क्योंकि बायोसिमिलर जो पूरी तरह से समान ना होकर वे पहले से क्या मंजूर जो हमारे बायोलॉजिक्स होते हैं जैसे कि संदर्भ में जैविक औषधियाँ भी इनको कहा जाता है वो समान होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरी बात, 3D बायो प्रिंटिंग में जीवित कोशिकाओं को जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनकी परत बनाकर संभावित चिकित्सा उपयोग के लिए उत्तक जैसी यहाँ पर संरचनाएं निर्मित की जाती हैं। तीसरा क्या होगा, तीसरा भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 3D बायो प्रिंटिंग है उसमें जीवित जो कोशिकाएं होती हैं उसमें बायो मटेरियल जैसे जो हमारे बने बायो इंक्स हैं उसका उपयोग किया जाता है जो मानव उत्तकों की नकल करते हुए यहाँ पर परत दर परत उत्तक जो सदृश संरचना होती है वो बनाते हैं, जिससे क्या है भविष्य में अंगों की मरम्मत के लिए प्रतिस्थापन सहित यहाँ पर पुनर्योजित चिकित्सा है उसके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण संभावना जागृत हो सकती हैं या मतलब साबित हो सकती है, सही है ना, ऐसा बता सकते हो। तो तीनों बातें हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन की तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा इसका, पूछा सही कितने कथन है, तो तीनों कथन सही हैं, तीसरा या सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उभरती जैव चिकित्सा प्रौद्योगिकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तीनों स्टेटमेंट इसके याद रखना है आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से हिमनद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हिमनद सभी नदियों और झीलों के संयुक्त जल से भी अधिक मीठे का जल का भंडारण के लिए यहाँ पर उत्तरदेय होता है। ठीक है, पहली बात क्या होगी, पहली बात जो हमारे यहाँ से इसकी है ये करेक्ट है, क्योंकि हिमनद जो ग्लेशियर है पृथ्वी के लगभग 3/4 ताजे पानी का भंडारण करते हैं जो उन्हें पृथ्वी के ताजे पानी का सबसे बड़ा जलाशय बनाता है। ये सभी नदियों के जो झील हैं उसके संयुक्त जल से यहाँ पे अधिक बनाता है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है और यहाँ पर जल से अधिक मीठे को लेकर भंडारण के लिए उत्तरदेय मानते हैं। दूसरा बात, पृथ्वी के अधिकांश ग्लेशियर उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट हमारा जो यहाँ से ये गलत है, क्योंकि पृथ्वी के केवल 8% जो हमारे जो हैं ये ग्लेशियर ये हमारे यहाँ पर ग्रीनलैंड उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए अधिकांश उत्तरी गोलार्ध में नहीं है, तो सेकंड हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, सिर्फ 8% है।
सेकंड गलत हो गया, पहला सही था। तीसरा, फिरनीकरण की प्रक्रिया में बर्फ को सघन दानेदार बर्फ में परिवर्तित किया जाता है। यह ग्लेशियरों के निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा क्या होगा? तीसरा भी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारे फिरनीकरण होता है वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से बर्फ सघन होकर फिरन में परिवर्तित होती है, जो कि बर्फ और हिमानी बर्फ के बीच की एक सघन होता है और दानेदार मध्य अवस्था में होती है। यह प्रक्रिया हिमनद की जो निर्माण है उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तीसरा भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक तो पहला करेक्ट है और एक तीसरा करेक्ट है। पूछा क्या है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, कौन सा सही है? तो एक सही है और तीन सही है, तो आंसर हमारा वन, ये वन हो जाएगा, या तो इसको ए मान सकते हो। ए या वन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वन, सॉरी हाँ, 1 और 3 यहाँ पर है, ठीक है। मतलब 1 और 3 जो स्टेटमेंट है सिर्फ आपका पहले नंबर में दे रखा है ये, ठीक है, ए 1 या ए, ठीक है, याद रखना। देखो यहाँ जो स्टेटमेंट है बहुत अच्छे से पढ़ना है कि क्या आप यहाँ देखो एग्जाम में आप देते हो तो एग्जाम में बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, आपको एक एक अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ना है और अच्छे से जाके यहाँ पर पूछना क्या क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। कम से कम आप अगर नहीं मानते, चलो 100 क्वेश्चन हम लोग को नहीं करने होते, 100 में कम से कम आप यहाँ से 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करोगे अच्छे से। वो अच्छे से क्वेश्चन बहुत आपको अटैम्प्ट करने हैं, भले ही 30 क्वेश्चन आपको छूट जाए, बट वो आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो ठीक है, आते हुए क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन 7 यहाँ से निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। विकार, प्राथमिक अभाव, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर बोला है अल्जाइमर, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा जो यहाँ से ये गलत है, क्योंकि अल्जाइमर रोग एक प्रगतिशील जो हमारा न्यूरोडिजेनरेटिव विकार है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसके कारण यहाँ पर स्मृति हानि है ना, और जो संज्ञात्मक गिरावट है, व्यवहार परिवर्तन है, बोलने और लिखने की समस्या, निर्णय लेना क्षमता में कमी, मनोदशा को लेकर यहाँ पर, और यहाँ पर व्यक्ति के परिवर्तन है, उसमें समय स्थान के साथ भ्रम की समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। समय साथ मस्तिष्क कोशिकाओं को धीरे धीरे क्षय होना, ये गलत है। पार्किंसंस रोग क्या होता है? सेकंड हमारा क्या है? सेकंड हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि पार्किंसंस रोग हमारा एक प्रगतिशील न्यूरोडिजेनरेटिव विकार है। इसके लक्षणों में कंपन, संवर्धित जो हमारी मांसपेशी टोन है, कड़ापन, कठोरतापन, ठीक है, और जो ब्रेडिकेनेसिया होती है, धीमी गति जिसको बोलते हैं, और आसान अस्थिरता में शामिल होना। नॉन मोटर लक्षणों में जो संज्ञात्मक हमारी समस्या होती है, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य विकार, नींद की गड़बड़ी, दर्द से संबंधी समस्याएं, ये सब यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, एम्यूट्रोफिक लेटरल जो हमारा स्क्लेरोसिस है, ये क्या होता है? देखो ये जो हमारा तीसरा वाला है ये भी आपके यहाँ से सही है, क्योंकि ये मांसपेशियों की गति के लिए जिम्मेदार मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है, ठीक है। ये भी हमारे यहाँ से सही हो जाएगा। मोटर न्यूरॉन्स मतलब जो तंत्रिका कोशिका होती है इसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। हंटिंगटन रोग, जो हंटिंगटन रोग है, ये क्या होता है? देखिए आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो हंटिंगटन जो हमारा रोग होता है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला एक न्यूरोडेजेनरेटिव विकार होता है, ठीक है। स्मृति सोच को प्रभावित करता है, इसको नहीं करेगा, तो गलत हो जाएगा। सिर्फ आपका कौन सा करेक्ट है? एक तो तीसरा और एक दूसरा, पहला और चौथा यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा। आंसर 2 और 3 यहाँ से करेक्ट है, तो हमारे कितने युग्म पूरा सही है? तो 2 युग्म हमारे यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर हमारा बी या 2 जो होगा यहाँ से करेक्ट है। 2 का मतलब समझ रहे हो, ये स्टेटमेंट 2 है, ये 2 नहीं बोल रहा हूँ, ये 2 स्टेटमेंट। 2 का मतलब जो हमारा ए और बी, मैं ऑब्लिक करके बताता जा रहा हूँ कि बी या 2 हमारे यहाँ से सही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) सैन्य और शैक्षणिक जो हमारे समान है उनको छोड़कर किसी भी व्यक्ति को उपाधियां प्रदान करने पर राज्य को रोक लगा सकता है ना, ये लगा सकता है या लगाता है, तो ये देखना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट जो यहाँ से होगा ये करेक्ट है, क्योंकि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल हमारा 18(1) है, राइट, ये राज्य को सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर जो व्यक्ति हैं उनकी उपाधियों को यहाँ पर प्रदान करने पर रोक लगाता है, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। भारत रत्न, राइट, और पद्म विभूषण और पद्म जैसे पुरस्कार जो होते हैं उसमें अपवाद है, क्योंकि ये असाधारण कार्य को सम्मानित करते हैं, ठीक है। पहला हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरी बात, यह पुरस्कार कोई उपाधि नहीं होती और इसका उपयोगकर्ता नाम के उपसर्ग पर प्रत्येक रूप में यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी हमारे से करेक्ट होगा, क्योंकि ये पुरस्कार कोई उपाधि नहीं होती है और इनका उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम पर ये उपसर्ग प्रत्यय के रूप में नहीं कर सकते हैं इसका प्रयोग, ठीक है। ये प्रतिवर्ष हमारा क्या अधिकतम 120 जो पुरस्कार होते हैं उस तक सीमित है। एक तो मरणोपरांत है ना, अनिवासी भारतीय NRI जिसको बोलते हैं, विदेशी और हमारे भारत के जो विदेशी नागरिकता होती है जिसको OCI बोलते हैं, ठीक है, इनको प्राप्तकर्ताओं को छोड़कर यहाँ पर बताए जाते हैं 120 जो पुरस्कार हैं उनमें सीमित रहेगा, ठीक है। तो आंसर दोनों बातें जो रहेंगी यहाँ से करेक्ट है। तो 8वें का आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है, दोनों बातें करेक्ट हैं, तो तीसरा स्टेटमेंट या सी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। ये तीसरा, इसको मान सकते हो सी, फिर से बोल रहा हूँ, जो तीसरा 1 2 3 है ये हमारे ABC करके मान सकते हो उनके ABCD, ठीक है। तीसरा या सी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9,
क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। आर्द्र भूमियां इकोटोन है जिनमें स्थलीय और जलीय परिस्थिति प्रणालियों के बीच यहाँ पर संक्रमणकालीन भूमि होती है। ठीक है, 9वें का क्या होगा? 9वें का जो पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ये करेक्ट है, क्योंकि आर्द्र भूमियां एक इकोटोन है जिनमें स्थलीय और जलीय परिस्थिति जो हमारी प्रणाली होती है उसके बीच संक्रमणकालीन भूमि होती है। इसको लेकर हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। आर्द्र भूमि हमारी दलदली भूमि, वीटलैंड, ये जल प्राकृतिक जो कृत्रिम हमारे होते हैं वो क्षेत्र होते हैं जिसमें पानी स्थिर या प्रवाहित होता है और इसमें 6 मीटर से अधिक गहराई वाले समुद्र भी क्षेत्र शामिल होते हैं। ये हमारे क्या हो जाएंगे? आर्द्र भूमि या दलदली एरिया इनको शामिल होते हैं। ठीक है, पहला यहाँ से स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में मानव गतिविधि प्रदूषण के कारण बिगड़ते पारिस्थितिक स्थिति वाले जो हमारे आर्द्र भूमि होती है उसकी सूची दी गई है। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है संकटग्रस्त सूची जिसको बोलते हैं उसमें मानवीय गतिविधि या प्रदूषण के कारण जो बिगड़ती पारिस्थितिक स्थिति वाली जो आर्द्र भूमि है उसको सूची में यहाँ पर दिया गया है। ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड मतलब आप मानोगे संकटग्रस्त सूची। ठीक है, 2 बात की बात करेक्ट होगी। तीसरी बात, चिल्का झील। चिल्का झील एशिया की पहली और भारत की एकमात्र झील है जिसे मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इसमें शामिल किया गया है। तो तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट हमारा जो आंसर रहेगा ये आपको बताना है शामिल किया गया नहीं, तो तीसरा आंसर गलत है हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भारत की 2 आर्द्र भूमियां, एक तो अर्थात केवलादो भारतीय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो हमारा 1990 में, कहाँ पर? भरतपुर राजस्थान। ठीक है, और लोकटक झील मणिपुर हमारा 1993 में। यहाँ पर 3 जो है भारत की जो ये बोल रहा है एशिया चिल्का झील एशिया की पहले भारत की एकमात्र झील, ऐसा यहाँ पर नहीं है, गलत है। मैंने दोनों का नाम आपको बताया और कब कब शामिल थी ये भी बताया, तो तीसरा गलत हो गया। ओनली 1 2 करेक्ट है। कितने स्टेटमेंट यहाँ पे सही पूछ रहा है? तो 2 बातें हमारे यहाँ से सही है, तो 2 स्टेटमेंट सही, बी या सेकंड हमारे यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड या बी मतलब जो हमारा 2 नंबर का स्टेटमेंट है, 2 नंबर बी वाला, उसमें 1 और 2 बातें सही हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित जगहों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। खींचन, कंवर झील, चिल्का झील और लोकटक झील में से कितने स्टेटमेंट आपके सही बता रहा है, बस देखना है आपको। देखो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट रहेगा ये आपका यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि राजस्थान में खींचन झील फलौदी में और मीनार उदयपुर जो हमारे आर्द्र भूमि है उसको रामसल स्थल घोषित किया गया था, जिससे भारत में रामसल जो हमारे टालो स्थल हैं उसकी कुल संख्या 91 होगी, जो एशिया में सर्वाधिक है। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा राजस्थान में। कंवर झील, ठीक है, ये भी न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, कंबरताल जो हमारा वेटलैंड है जिसे यहाँ पर जो 2020 में रामसर साइट में नामित किया गया था और ये बिहार में स्थित है। इसे कंवर झील के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, सेकंड पे हमारे यहाँ से क्या होगा? सेकंड यहाँ से हमारा गलत होना चाहिए, क्योंकि कंबर सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत, क्योंकि देखो कंबरताल जो हमारा वेटलैंड है इसे 2020 में रामसर साइट में नामित किया गया था और ये बिहार में स्थित है। इसे कंवर झील के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ से गलत होना चाहिए स्टेटमेंट। ठीक है, ये झारखंड यहाँ पर नहीं होगा। चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील, चिल्का झील यहाँ पर है रामसर कन्वेंशन के तहत यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो महत्व की पहली भारतीय जो हमारी आर्द्र भूमि है उसमें नामित किया गया था। यह पूरी भारत के तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो आपको सबको पता है चिल्का उड़ीसा में है। ठीक है, तो चिल्का झील हमारी उड़ीसा में सही है। अगला लोकटक झील, लोकटक की तरह मणिपुर में, ये भी सबको पता है, करेक्ट हो जाएगा। तो 3 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? केवल 3 बातें यहाँ से सही हैं, सी है ना। यहाँ पे जो कंवर झील हमारी यहाँ पर बिहार में होगी। ठीक है, ये गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 हमारे यहाँ पर सही है, तो सी या तीसरा स्टेटमेंट जो हमारा है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सी या तीसरा जो बात है, इसके तीसरे के अंदर जो बात हमारे तीनों है ये। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 है, उदारीकृत विप्रेषण योजना के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना। इसी वर्ष 2004 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा यहाँ पर पेश किया गया था। ठीक है, पहला क्या होगा? यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा है ये यहाँ से करेक्ट हो जाए, पहले यहाँ से गलत हो गया, पहले सही नहीं, क्योंकि पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा वर्ष 2004 में जो वित्तीय हमारी वर्ष 2025,000 की हमारी अमेरिकी डॉलर है इसकी प्रारंभिक सीमा के साथ यहाँ पर शुरू किया गया था आरबीआई के द्वारा यहाँ पर। ठीक है, जो सेबी के द्वारा यहाँ पर शुरू नहीं किया गया था, तो गलत हो जाएगा। सेकंड, इस योजना के तहत कारपोरेट और हिंदू अविभाजित जो हमारा परिवार है, ठीक है, उसमें सहित कोई भी यहाँ पर भारतीय प्रति वित्तीय वर्ष है उसमें 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक यहाँ पर धन भेज सकता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात हमारे यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि पात्रता केवल निवासी व्यक्ति ही पात्र होना चाहिए। इस योजना में कारपोरेट, हिंदू अविभाजित परिवार और साझेदारी फर्म यहाँ पर ट्रस्ट शामिल नहीं है, तो गलत हो जाएगा। तीसरा, निवासी जो LRS है, LRS का मतलब क्या होता है?
LRS मतलब होता है उदारीकृत जो हमारा विप्रेषण योजना है, ये इसके अंतर्गत भारत में विदेशी मुद्रा खाते नहीं खोल सकते हैं। तीसरा क्या होगा, तीसरा यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भारत में कोई विदेशी मुद्रा खाता यहाँ पर नहीं खोल सकता है। जो निवासी LRS है उसके अंतर्गत भारत में विदेशी मुद्रा खाता नहीं खोल सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारा ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। बाकी यहाँ से आपके पहला गलत है और दूसरा गलत है। पूछा क्या सही कौन सा है, तो सिर्फ हमारा तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। केवल 3 है ना, केवल 3 मतलब सी या जो 3 नंबर है ये वाला स्टेटमेंट हमारा सिर्फ करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कथन 1, कथन 2, कथन 3। राइट, देखते हैं इसको। पहला बोला है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अक्टूबर 2024 में अपने मौद्रिक नीति दृष्टिकोण को विदड्रॉ ऑफ इकोमोडेशन से न्यूट्रल में बदल दिया था। ठीक है, पहला बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से हमारी इसकी करेक्ट होगी, क्योंकि मौद्रिक नीति में तरलता, जो मौद्रिक नीति है उसकी समिति जो होती है, मौद्रिक नीति पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, उसने वर्ष 2024-25 के अधिकांश समय तक रेपो रेट दर को यहाँ पर 6.5% तक बना रखा था। ठीक है, कितना 6.5% बना रखा था, लेकिन अक्टूबर 2024 में रुक को जो हमारी विड्रॉ ऑफ इकोमोडेशन है उसे न्यूट्रल में यहाँ पर चेंज कर दिया था। तो पहले यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, विड्रॉ ऑफ इकोमोडेशन का से अधिक प्रतिबंधात्मक बौद्धिक नीति से, जिसमें RBI का लक्ष्य अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को कम करना होता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीसरी, न्यूट्रल दृष्टिकोण को दर्शाता है कि RBI जो मौजूदा हमारी आर्थिक स्थिति है उसके आधार पर नीतिगत जो हमारे दर हैं उसमें समायोजित करने के लिए लचीलापन बनाए रखता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो न्यूट्रल जो दृष्टिकोण है ये दर्शाता है कि RBI जो मौजूदा हमारी आर्थिक स्थिति है उसके आधार पर नीतिगत जो हमारे दर हैं वो समायोजित करने के लिए लचीलेपन को बनाए रखेगा। इसका तात्पर्य है कि जो हमारे केंद्रीय बैंक है वो मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास के संबंधित जो आंकड़े होते हैं उसके आधार पर जो ब्याज दर हैं उसको बढ़ाने या घटाने पर लचीला रहेगा। लचीला मतलब क्या, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, तो न्यूट्रल दृष्टिकोण को दर्शाएगा ये। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है, 1 2 3। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका कथन हमारा जो सेकंड थर्ड है ये इसकी व्याख्या कर रहे हैं, एक की वहाँ पर व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो हमारा A या 1 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इसको A मानते हैं, B C D ऐसा करके। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ से कौन सा हो गया, 12 नंबर हो गया ना, तो 13 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 है सिक्किम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, देखते हैं। पहली बात, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से पहले सिक्किम एक संरक्षित राज्य था। एकदम करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो गोवा के बाद भारत का सबसे छोटा राज्य और ये भारत के पूर्वी हिमालय में पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से पहले सिक्किम एक संरक्षित राज्य था। एकदम करेक्ट है। सिक्किम स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और एक नामित बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि नवीनतम जो विकास सिक्किम के जो हमारे सोरेंग जिले हैं उसमें भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर के रूप में विकसित किया गया था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर पेलिंग रोपवे का उद्घाटन भी किया गया, जो सिक्किम को एक वैश्विक पर्यटन केंद्र को लेकर यहाँ पर हिस्सा मानता है। ठीक है, सिक्किम में स्थित हमारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में यहाँ पर नामित बायोस्फीयर रिजर्व है। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। पहला भी सही था, दूसरा भी सही, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। तो पूछा सही कौन सा है, तो दोनों करेक्ट है, 1 और 2 दोनों। 3 मतलब तीसरा स्टेटमेंट जो तीसरी बात है 1 2 3, तीसरी वाली बात में 1 और 2 करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसको सी मान सकते हो, सी वाली करेक्ट है या तीसरा करेक्ट है, सी या तीसरा स्टेटमेंट जो हमारा है इसके अंतर्गत ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। सरकार ने किसी भी वर्ष भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 10 तक सीमित कर दी है। ठीक है, तो 14 का क्या होगा, 14 का जो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ये जो पहली बात रहेगी ये गलत है, क्योंकि ये प्रतिवर्ष अधिकतम 120 पुरस्कारों को सीमित है। मरणोपरांत अनिवासी भारतीय नागरिक, विदेशी और यहाँ पर भारत की जो नागरिकता है उसे उनको छोड़कर। ठीक है, तो पहला हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरी बात, अनुच्छेद 18 के तहत पद्म पुरस्कारों का प्रयोग उपसर्ग प्रत्यय, ये क्वेश्चन में ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ ये वाला ना, तो क्या होगा, सेकंड बात आपको बतानी, सेकंड भी हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर आप इसको उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ये मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस किया था ऊपर। ठीक है, तो दोनों बातें हमारे यहाँ से क्या गलत हैं। तो पूछे कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा 14 का आंसर हमारे से हो जाएगा डी, ना तो एक सही है और ना ही 2। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ से गलत हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन 15 है प्रजातियां और यहाँ पर आयुष्यन की स्थिति दे रखी है। ठीक है, तापनुली और अंगुटन, राइट, तो क्या होगा, और मतलब क्या होगा इसका देखो पहला स्टेटमेंट हमारा से करेक्ट है, क्योंकि सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजातियां क्रॉस रिवर गोरिल्ला और तापनुली और अंगुटान को भी गंभीर रूप में संकटग्रस्त प्रजातियों के रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ये इसका
करेक्ट हो जाएगा, है ना। करोड़ से बड़ा गोरिल्ला ये भी यहाँ पर है, जो होगा ये भी संकटग्रस्त जो था, मतलब आतंकवादी संकटग्रस्त, उसमें यहाँ पर बताया गया था। ठीक है, यहाँ पे सुभेद में नहीं बताया गया है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त में एक तो हमारा जो तापनोली ओरंगुटान है और क्रॉस रिवर, ये दोनों सेम पे हैं, तो सुभेद नहीं होगा ये। गिब्बन क्या है, गिब्बन बोला संकटग्रस्त। गिब्बन को आईयूसीएन रेड लिस्ट में संकटग्रस्त ग्रुप में यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट है और 3 करेक्ट हैं। तुम्हारे 2 बातें सिर्फ करेक्ट हैं, 1 और 3, है ना। तो 2 बातें करेक्ट है कि 2 किस में आएंगी, बी में आएंगी, बी स्टेटमेंट, या 2 स्टेटमेंट हमारी बात यहाँ करेक्ट आ रही है यहाँ पे। क्वेश्चन 16 देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन 16 है, ग्लेशियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे धीमी गति से बहने वाले बर्फ के पिंड हैं जो सदियों तक सघन बर्फ से बने रहते हैं और इनमें विश्व की लगभग 70% जो स्वच्छ जलापूर्ति समाहित होती है। ठीक है, 16 में क्या होगा, 16 का जो पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसा होगा ये करेक्ट है। जो डेटा दे रहा है एकदम करेक्ट है, क्योंकि बर्फ से धीमी गति से बहने वाले विशाल पिंड होते हैं जो सदियों से जमे हुई बर्फ के संपीड़न दबने से बनते हैं और इनमें विश्व का लगभग 70% स्वच्छ जल की आपूर्ति से बना होता है। तो यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला स्टेटमेंट यहाँ से हिंदुकुश हिमालय को एशिया का जल टावर भी कहा जाता है और ये सिंधु नदी प्रणाली के जल प्रवाह का लगभग 40% योगदान करता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारे यहाँ से जो रहेगी आपको बताना क्या होगा, सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि हिंदुकुश हिमालय का जो है एशिया का जल टावर और ये सिंधु जो नदी प्रणाली इसका जल प्रवाह का लगभग 40% योगदान करता है। दोनों बातें करेक्ट है। तीसरा देखते हैं यहाँ से, याला ग्लेशियर के नष्ट होने के साथ ही वेनेजुएला स्लोवेनिया के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसमें यहाँ पर अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं। तीसरा यहाँ से गलत है, क्योंकि नेपाल का जो हमारा लॉन्ग टांग जो क्षेत्र है ये याला ग्लेशियर को पूरी तरह से पिघल चुका है। ठीक है, और वही वेनेजुएला जो स्लोवेनिया है के बाद ऐसा दूसरा देश है, यहाँ पर पहला देश यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये गलत होगा। तो आंसर क्या होगा, ओनली 1 2 करेक्ट है, तो 1 और 2 हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो तो कौन सा है स्टेटमेंट, यहाँ से बी वाला, मतलब 2 बातें यहाँ से हमारी सही हैं, एक तो पहली और एक दूसरी, तो 2 या बी नंबर का जो स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्यूपर बेल्ट नेपच्यून से परे बर्फीले पिंडों के बौने गिरोह का एक विशाल क्षेत्र होता है। ठीक है, तो 17 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट जो हमारे यहाँ से रहेगा ये करेक्ट है, क्योंकि हमारे कुइपर बेल्ट परिक्रमा करने वाले जो बर्फीले पिंड हैं इसमें जो बर्फीले पिंड होते हैं और यहाँ पर बौने गिरे हैं, एक विशाल इनका डोनट के आकार का क्षेत्र होता है। ये नेपच्यून से दूर स्थित होते हैं, जो अक्सर आउटर सोलर सिस्टम जो हमारे एस्ट्रॉइड होते हैं उसकी बेल्ट, ये बोल सकते हो जो बाहरी सौर मंडल का जो क्षुद्र ग्रह है वो बेल्ट भी यहाँ पर इसको कहते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सिरस क्षुद्र ग्रह बेल्ट में मौजूद एकमात्र बौना ग्रह है। सेकंड भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि सिरस मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। तीसरा, प्लूटो सबसे बड़ा और सबसे चमकीला बौना ग्रह है। तीसरा भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि प्लूटो सबसे बड़ा और सबसे चमकीला ज्ञात बौना ग्रह जो कुइपर बेल्ट में मौजूद है। तीनों बातें क्या है, एकदम करेक्ट है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 हमारे यहाँ से सही है। तो 1 2 3 कहाँ पर है, चौथे नंबर स्टेटमेंट में 1 2 3 दे रखा है। ठीक है, चौथा मतलब चौथा मान लो या डी मान सकते हो, डी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है 17 का। ठीक है, 4th या डी मान सकते हो उसको, राइट। 18 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में ट्रेजरी बिल टी बिल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना। यह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी दीर्घकालिक ऋण उपकरण है। ठीक है, पहला क्या होगा, 18 का जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि टी बिल भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी किए जाने वाला अल्पकालिक ऋण उपकरण होता है, ना कि दीर्घकालिक। ये शून्य कूपन प्रभुतियाँ जिनका अर्थ है कि वे नियमित ब्याज दर नहीं देती हैं। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड पे हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इनके बजाय ये अंकित मूल्य पर कम जारी किया जाता है और इनमें परिपक्वता और पूर्ण अंकित मूल्य पर भी भुनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा अर्थ होता है कि जो विनियमित ब्याज यहाँ पर नहीं दी गई है, तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, जो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ये गलत था, दूसरा यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, टी बिल से प्राप्त लाभ दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में कर योग्य होता है। ठीक है, तीसरा हमारे यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि देखो टी बिल्स से प्राप्त लाभ अल्पकालिक पूंजीगत लाभ जो होते हैं, शॉर्ट टर्म के हमारे जो कैपिटल गेंस होते हैं, इसके रूप में जो कर योग्य होता है और इन पर जो मिलने वाला हमारा निश्चित प्रतिफल होता है वो मुद्रास्फीति के कारण प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट इसका गलत होगा, ये क्योंकि यहाँ बोला है जो टी बिल होता है दीर्घकालिक पूंजीगत को लाभ पे ऊपर योग्य होता है, तो यहाँ पर अल्पकालिक होगा ना कि दीर्घकालिक हो, ये भी गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा हमारा गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा पूछा कि सही कौन सा है, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, बी सेकंड वाला,
तो केवल 2 सही है यहाँ से, तो बी या 2 यहाँ से करेक्ट आंसर ये, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है, अजंता की गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये शिलालेख बौद्ध भिक्षुओं द्वारा वाकाटक शासकों के संरक्षण में लिखवाए गए थे, ठीक है। 19 का क्या होगा, 19 का पहला स्टेटमेंट जो हमारा यहाँ से रहेगा ये करेक्ट है, क्योंकि अजंता गुफाओं पर बौद्ध भिक्षुओं ने वाकाटक राजाओं के संरक्षण में लिखावट की थी और इन्हें हरिश्चंद्र के एक प्रमुख राजा यहाँ पर मानते थे। करेक्ट हो गया, ठीक है। इन गुफाओं का विकास हमारा 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। गुफाओं की संख्या कुल 29 थे, सभी बौद्धकालीन गुफा, जिसमें 25 का उपयोग बिहार के जो हमारी रूप में आवासीय गुफाओं है उसके रूप में यहाँ पर किया जाता था, जबकि 4 का उपयोग चैत्य प्रार्थना कक्ष के रूप में करते थे। कुछ बातें एक्स्ट्रा थी आपको याद रखनी है। अजंता गुफाओं के संबंध में फॉयान और वेनसंग दोनों यात्रा वृत्तांतों में मिलते हैं, ठीक है। ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अजंता के संदर्भ में जो हमारे चीनी जो बौद्ध यात्री थे फॉयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 380 से 400 ईसा पूर्व, ठीक है। और वेनसंग जो हमारे थे सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में थे, उनकी यात्रा का यहाँ पर विवरण मिलता है। दोनों बातें एकदम करेक्ट हैं। 19 का आंसर सही पूछा है तो दोनों तीसरा या सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का दोनों बातें सही हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, न्यू कैलेडोनिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। न्यू कैलेडोनिया हिंद महासागर में स्थित एक फ्रांसीसी विदेश क्षेत्र है या विदेशी क्षेत्र है, ठीक है। पहला क्या होगा 20 का, पहला जो स्टेटमेंट हमारे यहाँ से होगा ये गलत है, ठीक है। पहला क्या होगा, स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1500 किलोमीटर पूर्व में दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में एक फ्रांसीसी देश क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ से ये न्यू कैलेडोनिया हिंद महासागर में गलत हो जाएगा। मूल रूप से कनक जिसको बोलते हैं न्यू कैलेडोनिया के विदेशी जो हमारे मेलेनेशियाई निवासी हैं उनके द्वारा बसाए गए जो न्यू कैलेडोनिया, इनको वर्ष 1853 में फ्रांस द्वारा पर अपने मिला लिया गया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, है ना। सेकंड बात जो बोला ये एकदम सही है, पहली बात यहाँ से गलत थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा, पूछा सही कौन सा है तो केवल दो मतलब बी या दो नंबर का जो स्टेटमेंट है यहाँ से सही है, ठीक है। जैव विविधता की दृष्टि से अगर देखोगे ये स्थान हमारा दुर्लभ जो वनस्पति प्रजाति है उसके लेकर यहाँ पर, जैसे कि स्थानिक पक्षी वो यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर निवास करते हैं। इसे लैगून वर्ष 2008 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध भी किया गया था, ठीक है। तो कुछ एक दो बात एक्स्ट्रा यहाँ से याद रखनी है इसके। क्वेश्चन 21 देखते हैं। यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, पहला बोला इसकी स्थापना वर्ष 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यहाँ पर की गई थी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये राष्ट्रीय पुरस्कार केंद्र और राज्य के शासित प्रदेश तथा स्वैच्छिक संगठनों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो हमारे नर्सिंग कार्मिक हैं उनको प्रदान किया जाता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें एकदम सही है। भारत के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 को 15 नर्सिंग पेशेवर के रूप में यहाँ पर प्रदान किया ताकि ये स्वास्थ्य देखभाल और जनसेवा में उनकी अनुकरणीय योगदान बना रहे, ठीक है। प्रत्येक पुरस्कार जो हमारा प्रशस्ति पत्र और यहाँ पर 1 लाख रुपए, ठीक है, यहाँ पर नगद पुरस्कार और एक पदक भी दिया जाता है, राइट। तो ये बात एक्स्ट्रा जो है याद रखना है। दोनों बातें करेक्ट हैं। सही कौन सा होगा, 1 और 2 दोनों है ना, दोनों लिखा है, तो तीसरा या सी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, भारत वर्तमान में ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान मिशनों के लिए 3 अनुसंधान केंद्र संचालित करता है, भारतीय और मैत्री, अंटार्कटिका में तथा हिमाद्री में, आर्कटिक में, ठीक है। तो पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे से इसका सही है, जो स्टेटमेंट दे रहा है एकदम सही बात बता रहा है। दूसरा, भारत ने पहला स्वदेशी रूप से निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत PRV विकसित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ यहाँ पर समझौता किया है। सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से हमारा गलत है, क्योंकि गार्डन रीच जो हमारा शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, ना कि उपक्रम है, उसने नॉर्वे की जो कंपनी है उसके कॉन्सबर्ग के साथ भारत का पहला स्वदेशी जो पोलर रिसर्च हमारा वेसल है उसके विकसित करने के लिए समझौता हस्ताक्षर यहाँ पर किया है, ठीक है। तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट था हमारा ये गलत हो जाएगा, मतलब सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो गार्डन रिच से बिल्डर्स है उसमें लिमिटेड के तरह यहाँ पर ये एक उपक्रम के रूप में कराया था ये, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा सेकंड, पहला यहाँ पे करेक्ट है, तो सिर्फ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे स्टेटमेंट इसका सही होगा पहला वाला, ठीक है। PRV एक ऐसा जहाज होता है जो ध्रुवीय क्षेत्र के लेकर और समुद्री क्षेत्र में अनुसंधान का समर्थन करता है, जिसे राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र की आवश्यकताओं को लेकर यहाँ पर तैयार किया गया था, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखना है।
क्वेश्चन 23, रेडियो तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट, रेडियो तरंगें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम से सबसे लंबी तरंग दर वाली होती है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में रेडियो तरंगे की तरंग दर सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक लंबी होती है, जो फुटबॉल के आकार से लेकर पृथ्वी से भी बड़ी हो सकती है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। जिन खगोलीय पिंडों में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, ये रेडियो तरंगे उत्सर्जित करते हैं। सेकंड बात क्या होगा, सेकंड बात हमारी जो रहेगी, ये भी करेक्ट है, क्योंकि सूर्य, पृथ्वी और बृहस्पति जैसे हमारे खगोलीय पिंड है जिसमें चुंबकीय क्षेत्रों के परिवर्तन होता है और रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करते हैं, तो यहाँ पे ये भी बात करेक्ट हो जाएगी। तीसरी, दीर्घ तरंग दैर्घ्य के कारण रेडियो तरंगों का उपयोग मेडिकल इमेजिंग में नहीं किया जाता है। ठीक है, तीसरा गलत है, क्योंकि चुंबकीय जो हमारे अनुनाद हैं इसमें इमेजिंग जो हमारा बोलते हैं जिसको, इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी RF ये तरंगों का उपयोग प्रभावशाली जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र है उसके साथ यहाँ पर मिलाकर किया जाता है, ताकि शरीर की जो आंतरिक संरचना है उसकी विस्तृत छवि यहाँ पर इमेजिंग जो होती है तैयार की जा सके। ये बोला है कि इसका उपयोग मेडिकल में नहीं कर सकते, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, सही पूछा है तो 1 और 2 बातें यहाँ से करेक्ट हैं, 2 या B यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 23 का। 24 देखते हैं। 24 है फर्स्ट पर्सन व्यू। ड्रोन के संबंध में आपको विचार करना है। एक ड्रोन के आगे की ओर लगा कैमरा ऑपरेटर को लाइव वीडियो प्रसारित करता है, इससे ऑपरेटर को पायलट जैसा दृश्य यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या होगा 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा, क्योंकि जो हमारा FPV ड्रोन है ऐसे मानव रहित जो हवाई वाहन है होते हैं जिन्हें दूर से नियंत्रित यहाँ पर किया सकता है, जिसमें आगे की ओर यहाँ पर कैमरा ऑपरेटर को लाइव वीडियो पर प्रसारित करता है, जिससे ऑपरेटर को पायलट जैसा दृश्य यहाँ पर प्रतीत होता है। तो ये फर्स्ट बात यहाँ से सही हो गई। दूसरी, स्वयं उड़ान क्षमता के कारण जो हमारे FPV होता है, FPV मतलब जो हमारा फर्स्ट पर्सन व्यू होता है, इसको एक बार लॉन्च करने के बाद लगातार मानव हस्तक्षेप में रिमोट कंट्रोल की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि देखो ये पूर्ण रूप से स्वायत्त ड्रोन के विपरीत होगा, क्योंकि यहाँ पर FPV है इसको ड्रोन के लगातार म्यूचुअल नियंत्रण की आवश्यकता होती रहेगी, मतलब कंटिन्यू आपको यहाँ पर देखते रहना है ना, बीच बीच में ब्रेक करना है बट देखते रहना है, एकदम से आपको छोड़ नहीं देना है कि यहाँ पर रिमोट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं। आमतौर पर रिमोट जो हमारे कंट्रोलर हैं या FPV चश्मे के माध्यम से स्वायत्त नेविगेशन के लिए डिजाइन नहीं किए गए, तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है, सही पूछा है तो 1 या A यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 25 यहाँ से पल्सर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, ये तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण की जो किरणें हैं उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, पहला क्या होगा, यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा है इसको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण की किरणें उत्सर्जित करते हैं। जब ये किरणें पृथ्वी की दृष्टि रेखा से संरेखित होती हैं तो ये नियमित अंतराल पर स्पंदन के रूप में यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दूसरी, पल्सर अपवर्तिता, इससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतार चढ़ाव के कारण यहाँ पर उत्पन्न होती है, जिससे क्या अनियमित विकिरण विस्फोट होते हैं और जिन्हें पृथ्वी में देखा जा सकता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा जो आंसर रहेगा ये भी आपका गलत हो जाएगा। सेकंड गलत है, पहली बात यहाँ से करेक्ट थी, क्योंकि ये परिवर्तिता चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ पर जो तीव्रता होती है उसमें उतार चढ़ाव के कारण नहीं होती है। यह बोला उतार चढ़ाव के कारण यहाँ पर इनकी चुंबकीय तीव्रता जो होती है अनियमित होती है, मतलब इनसे विस्फोटक हो सकता है, तो गलत है, उतार चढ़ाव से नहीं होगी बल्कि न्यूट्रॉन तारों के स्थिर घूर्णन के कारण होता है। पल्सर अपनी अत्यंत नियमित समय सूचक क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो की पॉइंट आपका रखना कहाँ से गलत हो रहा है और कहाँ से हमारे पॉइंट इसके सही हो रहे हैं। ठीक है, पहला से सही है, दूसरा से आपका गलत हो जाएगा। पूछा सही कौन सा है, तो केवल एक स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, केवल एक करेक्ट है, तो ए यहाँ से ए या एक यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 का। 26 देखते हैं। यहाँ से 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है कथन 1 और कथन 2 यहाँ पर दे रखे हैं। भारत का पहला पूर्णतः निजी तौर पर वित्त पोषित स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी मॉडल लॉन्च हमारा जो लैंग्वेज मॉडल है उसमें 22 भाषाओं जो होती है भारतीय उसका समर्थन करता है। ठीक है, तो 26 का जो हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा, ये पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका करेक्ट, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, करेक्ट यहाँ से करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये 22 भारतीय भाषाओं को भारत का पहला स्वदेशी रूप में यहाँ पर विकसित भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज यहाँ पर मॉडल होगा। ठीक है, तो यहाँ से 22 भारतीय भाषाओं में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित, तो यहाँ से मल्टी लॉजल जो 22 भाषाओं का स्टेटमेंट तो यहाँ से सही होना चाहिए। वैसे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है,
देखो यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो है स्वदेशी रूप से भारत सरकार द्वारा विकसित है। यहाँ पर बोल रहा है कि देखो भारत जन प्रोजेक्ट का पहला पूर्णतः निजी तौर पर विकसित है। ये निजी तौर पर नहीं है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखो स्टेटमेंट में लगभग एकदम की पॉइंट से थोड़ा सा लग रहा है कि वैसे स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन की पॉइंट से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर या निजी तौर पर हो सकता है गलत, या तो यहाँ पर जो भारत जेन प्रोजेक्ट है पहला भारत के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था, मतलब भारत सरकार के द्वारा पर इसे विकसित किया गया, वित्तपोषित किया गया मल्टी मॉडल लैंग्वेज को लेकर। तो निजी तौर पर यहाँ पर निजी तौर पर नहीं होगा, है ना, ये आपसे गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर निजी तौर पर नहीं है, ये जो हमारा सरकारी तौर पर है ना, सरकारी तौर पर यहाँ पर इसको लेकर विकसित किया गया है ना। प्राइवेट निजी मतलब होता है प्राइवेट, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। इसके लेकर यहाँ पर देखो की पॉइंट से लेकर एकदम पॉइंट गलत कर रहा है ना। या मैं खुद यहाँ पर देख रहा हूँ कि क्या पॉइंट यहाँ से गलत हो रहा है इसका, ठीक है। तो निजी है ना, प्राइवेट जो होता है हमारा, इसको लेकर के यहाँ पर नहीं बनाया गया, यहाँ पर ये सरकार को लेकर है, सरकारी को लेकर इसको लेकर यहाँ पर से बनाया गया था, ठीक है। बाकी 22 भाषाओं को लेकर ये भी आपका करेक्ट है, की पॉइंट से आपका गलत हो रहा था पॉइंट, ठीक है। एक एक बात आपको यहाँ से याद रखना है, ये सरकारी तौर पर वित्तपोषित होगा, ठीक है। सेकंड बात, मल्टी मॉडल एलएलएम को मानव भाषा और मल्टीमीडिया दोनों के तौर पर समझने के लिए यहाँ पर विभिन्न डेटा प्रकारों को प्रशिक्षित किया जाता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से हमारी करेक्ट है, क्योंकि जो हमारी मल्टी जो मॉडल जो बड़े भाषा मॉडल होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के डेटा जैसे कि हमारे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो है ना, इनसे प्रशिक्षित किया जाता है। तो उनके जटिल मानव जो भाषाएं होती हैं उसमें मल्टीमीडिया को समझने और व्याख्या करने में सक्षम बनाता है इनको। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला वाला यहाँ से हमारा गलत होगा। तो कौन सा सही होगा, 26 का आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा डी स्टेटमेंट, पहला गलत है और दूसरा सही है, डी या 4 हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, लेडीज स्लीपर ऑर्किड के संबंध निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट यहाँ से, पहला स्टेटमेंट यहाँ से बोला है प्रजातियां बोरियल, समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि प्रजातियां एवं वितरण प्रजातियां यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में बोरियल जो हमारी समशीतोष्ण और उत्तरी उष्णकटिबंधीय जो हमारे क्षेत्र है उसमें पाई जाएंगे। भारत में वे मुख्यतः पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि जो भारत में हमारा जो साइप्रेपेडियम और यहाँ पर जो पैफियोडिलम है, ये भारत में मुख्य रूप से हिमालयी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर पहाड़ियों में पर मिलेंगे, यहाँ पे ना कि पश्चिमी घाट में, तो गलत हो जाएगा। ओनली पहला करेक्ट है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, ये प्रजाति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में 3 के तहत सूचीबद्ध यहाँ पर किया गया है। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 3 और यहाँ से IUCN के लिस्ट के हिसाब से गंभीर रूप से संकटग्रस्त और लुप्तप्राय इसको मान सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 सही है, तो आंसर हमारे 2 बातें सही है, तो 2 या बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 का बी। 28 नंबर क्वेश्चन 28 यहाँ से डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। यह नियम भारत के भीतर और भारत के बाहर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण पर लागू होता है यदि डेटा प्रसंस्करण भारत में वस्तुओं सेवाओं के पेशकश के लिए किया जाता है, ठीक है। 28 का क्या होगा, 28 का जो हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ से होगा, ये स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जो बात बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरी बात, ये शोध उद्देश्यों के लिए स्टार्टअप्स द्वारा प्रोसेसिंग हेतु अपने प्रावधानों से छूट प्रदान करता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी जो रहेगी ये भी करेक्ट है, क्योंकि अनुसंधान जो हमारे प्रयोजन होते हैं इसके लिए स्टार्टअप्स डेटा जो हमारे फ्यूडिसीज होते हैं उनकी अधिसूचित श्रेणियों के लिए यहाँ पर रखा जाता है, और अनुसंधान हमारे संग्रहण और सांख्यिकी जो प्रोजेक्ट है उनके लिए भी रखा जाएगा। कुछ शामिल होते हैं उनको छोड़कर, जैसे कि हमारा अधिसूचित एजेंसी है इनके लिए सुरक्षा, संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था है उसके लिए यहाँ पर हित में इनके जो शोध उद्देश्य है उसके लिए स्टार्टअप्स जो होते हैं इसके प्रोसेसिंग के लिए छूट प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। तीसरा देखते हैं, अधिनियम में भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड DPBI स्थापना का प्रावधान है। इसके जो सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए यहाँ पर की जाएगी और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट में यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड जो हमारा होता है DPBI, ये केंद्र सरकार द्वारा DPBI की स्थापना का प्रावधान किया गया है ना, और इसके सदस्यों की नियुक्ति 2 वर्षों के लिए पर की जाती है, वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। इसके कार्यों में अनुपालन की निगरानी, जुर्माना लगाना, डेटा उल्लंघन प्रक्रियाओं को संभालना, ठीक है, शिकायतों की यहाँ पर सुनवाई करना और इसकी दूरसंचार विवाद निपटान की अपील न्यायाधिकरण में अपील करना, ठीक है। तो ये सब इसके काम होते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिजिटल जो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण 2023 से इंपॉर्टेंट है,
याद रखना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तीनों बातें करेक्ट है, 1, 2 एंड 3 बातें यहाँ से इसकी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी 3, सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सी या 3। ठीक है, देखो जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेके आऊँ 40 से 40 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 40 हो। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ जो वीकली करंट अफेयर्स में लेके आऊँगा और जो 15 दिन का करंट अफेयर्स रहेगा पार्ट 1 पार्ट 2 में लेकर जून के भी मैं वो आपको कराऊंगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ आपको जितनी करंट अफेयर्स छोड़नी नहीं है, क्योंकि 2026 का आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो एक एक चीज़ आपको करंट अफेयर्स एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए कहीं से भी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 है, फाइटोप्लैंक्टन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधे जैसे होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन उत्पादन और कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, 29 का क्या होगा, 29 का जो हमारा पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फाइटो जो हमारे प्लैंक्टन पौधे जैसे जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और सूर्य के प्रकाश में को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और ऑक्सीजन उत्पादन और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण के लिए यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ से पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इनकी वृद्धि और उत्पादकता के मुख्य रूप से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे फॉस्फेट, नाइट्रेट और कैल्शियम की उपलब्धता पर यहाँ पर निर्भर करता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड पे हमारा से इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन पोषक तत्वों की अधिकता विषैले हानिकारक शैवाल, प्रस्फुटन और जो होते हैं उनको उत्पन्न कर सकते हैं और समुद्री जो जीव हैं उनके मानव स्वास्थ्य पर प्रभावित हो सकते हैं। तो दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। आंसर क्या हो जाएगा 29 का, सी, दोनों सही है, सी या 3। क्वेश्चन 30, रामसर कन्वेंशन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला यहाँ से 1971 में स्थापित आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य रामसर जो आर्द्रभूमि उसका संरक्षण करना और वैश्विक स्तर के सतत उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दूसरा, भारत ने वर्ष 1982 में इस कन्वेंशन पर शामिल हुआ था, यहाँ पे से हमारा करेक्ट है, सही बात हो रहा है। रामसर कन्वेंशन हमारा जो होता है विभिन्न प्राकृतिक और मानव निर्मित जो विविध जल निकाय हैं उसके आवासों को और आर्द्रभूमि के जो रूप में वर्गीकृत शुरू करता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। सेकंड एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ से प्राकृतिक हमारा जो मरुद्यान, मुहाना, डेल्टा, मैंग्रोव, तटीय क्षेत्र, ये सब प्रबल वित्तीय यहाँ पर जो हमारे क्या होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं और मानव निर्मित क्या होंगे, जैसे कि मत्स्य हो गया, तालाब हो गया, चावल के खेत, जलाशय, ये हमारे क्या है, एक जो मानव निर्मित यहाँ पर है। ठीक है, हाल ही में जो राजस्थान में खींचन, फलोदी और मैनार, उदयपुर में जो आर्द्रभूमि को रामसर स्थल यहाँ पर घोषित किया गया है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जिससे क्या है भारत में रामसर की स्कूल संख्या पर 91 हो गई है। ठीक है, याद रखना है, काफ़ी लेटेस्ट डेटा एकदम अभी 2 दिन पहले गए, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 31। ठीक है, यहाँ से 31 क्वेश्चन है। इसमें बोल रहे हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में पनपते हैं शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स का उत्पादन करते हैं जो AMR से लड़ने में सहायक हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होगा, देखो पहला स्टेटमेंट जो हमारे यहाँ से है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हो जाएगा आपका, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि थर्मोफिलिक जो हमारे बैक्टीरिया हैं ये जो राजगीर बिहार हॉट स्प्रिंग्स में चरम तापमान के वातावरण में पनपते हैं और एंटीबायोटिक जो हमारी प्रतिरोधी बैक्टीरिया उसके खिलाफ यहाँ पर एंटीबायोटिक्स के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण संभावना रखते हैं। साथ ही इनके औद्योगिक एवं कृषि संबंधी जो अनुप्रयोग हैं वो भी व्यापक होते हैं। तो यहाँ से पहला सही हो जाएगा। दूसरा है मेटाजीनोमिक्स में पर्यावरणीय नमूने में सीधे प्राप्त आनुवंशिक जो हमारी सामग्री है इसका अध्ययन किया जाता है जिससे प्रयोगशाला में किसी जीव को अलग और संवर्धित करने में आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जो हमारे जीव होते हैं इनको संवर्धित करने की आवश्यकता नहीं होती, जो मत्स्य में प्रयोगशाला में किसी जीव को अलग संवर्धित करने की जो आनुवंशिक सामग्री है उसको अध्ययन करने को लेकर। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारे यहाँ से जो रहेगी ये करेक्ट है, क्योंकि मेटाजीनोमिक्स जो हमारे पर्यावरणीय नमूने जैसे कि हवा, मिट्टी, पानी आंतों में जो हमारे सूक्ष्म जीव समुदाय होते हैं वो सीधे प्राप्त आनुवंशिक जो सामग्री होती है DNA RNA उसका अध्ययन करते हैं और जिसमें प्रयोगशाला में व्यक्तिगत जीवों को संवर्धित करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगा, पहला भी यहाँ से सही था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा, दोनों बातें यहाँ से हमारी करेक्ट हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया उसके बारे में। राइट, तो आंसर क्या होगा, 1 और 2 सही है, तो तीसरा या सी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, एक बात और जान लेते हैं, जो हमारे राजगीर है उसमें एक्टिनो बैक्टीरिया जो हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन जैसे जो एंटी हमारे माइक्रोबियल जो उत्पादक होते हैं उसमें गर्म जल स्रोतों में पाए जाते हैं जो जीवाणु के 40 से 43% हमारे एक्टिनो बैक्टीरिया में पाए जाएंगे।
ठीक है, याद रखना है। हमारे जो गर्म जो जीव होते हैं, गर्म जैसे जो स्रोत हैं उसमें यहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है, गर्म जल के स्रोत में। आगे देखते हैं क्वेश्चन 32 यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, सकल सिंचित क्षेत्र GIA एक हमारा कृषि वर्ष में विभिन्न मौसमों की जो फसल होती है उसके तहत सिंचित कुछ क्षेत्रफल का यहाँ पर एक ही वर्ष में एक से अधिक बार सिंचित भूमि क्षेत्रफल को लेकर एक बार गिना जाता है। पहला क्या होगा, 32 का जो पहला स्टेटमेंट हमारा आंसर रहेगा ये गलत है, क्योंकि सकल सिंचित क्षेत्र हमारा होता है कृषि वर्ष में विभिन्न मौसमों में सभी फसलों के तहत सिंचित क्षेत्रों का कुल योग GIA के तहत एक ही वर्ष में 2 से 3 बार सिंचित क्षेत्र में पर 2-3 बार गिना जाएगा, ठीक है। तो पहला यहाँ से गलत होगा। GIA मतलब GIA का होता है जो सकल हमारा सिंचित क्षेत्र होता है ये, तो 2-3 बार अगर किया गया तो 2-3 बार यहाँ पर गिना जाएगा, एक वर्ष में एक बार यहाँ पर अधिक बार यहाँ पर नहीं गिना जाएगा तो गलत हो जाएगा। दूसरा, भारत में सिंचाई राज्य का विषय तथा इसकी योजना क्रियान्वयन और वित्त पोषण का दायित्व संबंधित राज्य पर होता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे से करेक्ट है, क्योंकि जो सिंचाई हमारा राज्य का विषय और सिंचाई परियोजनाओं को जो हमारा योजना क्रियान्वयन वित्त पोषण और इसका संपूर्णता की जो प्राथमिकता होगी वो संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। सेकंड बात हमारे यहाँ से सही हो जाएगी, पहली गलत है, सेकंड बात सही है। तीसरी बात, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक घटक प्रति बूंद अधिक फसल जल शक्ति मंत्रालय के तहत यहाँ पर काम करता है। सेकंड क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारा से भी गलत होगा, क्योंकि ये वाटर शेड विकास जो होता है भूमि संसाधन जो विभाग द्वारा यहाँ पर कार्यान्वयन किया जाता है इसका, ना कि जो जल शक्ति मंत्रालय के तहत, गलत हो जाएगा। ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और पहला तीसरा गलत है, ठीक है। सही पूछा है तो केवल एक बात सही है, मतलब केवल एक स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट दिए थे, तीनों में सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ए बात या 1 बात यहाँ पर इसकी करेक्ट हो जाएगी 32 का। 33 देखते हैं। यहाँ से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC इसको बोलते हैं, नॉन बैंकिंग जो हमारा फाइनेंशियल जो होता है कंपनी, इसको लेकर पहला अर्थव्यवस्था में NBFC मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते और चेक जारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या होगा 33 का, पहला जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा ये यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि बैंकों के विपरीत होते हैं ये, NBFC डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं करते हैं, ये भुगतान और निपटान जो प्रणाली जैसे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम उसका हिस्सा नहीं होते हैं, ये चेक जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बैंक से जस्ट विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं इसके, ठीक है। तो पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही बात बोल रहा है पहली, ठीक है। दूसरा, NBFC के अंतर्गत जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर इनको पर्यवेक्षण और करता है कि और NBFC के तहत इनको जमा करता डिपॉजिट इंश्योरेंस ये सब चीज़ को यहाँ पर सुरक्षा नहीं देता है, गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, सही पूछा है तो केवल एक ए या 1 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 देखते हैं। 34 है, वर्ष 2025 में भारत की विद्युत स्थापित क्षमता के संबंध निम्नलिखित पर उनके योगदान को अवरोही क्रम में बताना है, कौन कौन से देखते हैं इसको। देखो, तेल गैस, सौर, पवन, जल विद्युत, नाभिकीय। तो देखो यहाँ से जो मैच इसका सही से बताएंगे यहाँ पर जो हमारा कौन सा अवरोही क्रम पूछा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर आएगा यहाँ से, देखो पहला यहाँ से हो जाएगा आपका वर्ष 2025 के हिसाब से कोयला आपका 46.42, कोयला किधर है, यहाँ पे नहीं दे रखा है। सौर कितना होगा, सौर यहाँ पे हमारा हो जाएगा आपका 22.85, ये क्या है सौर, ठीक है। और पवन 10.81 81 ही बोलते हैं 81, ठीक है। जल विद्युत कितना है 10.14, ठीक है। बचा क्या, तेल और गैस है ना, तेल और गैस हमारा 4.39, और क्या बचा, नाभिकीय बचा बाद में, ठीक है। तो नाभिकीय हमारे यहाँ से हो जाएगा जो ये है, हाँ नाभिकीय आपका हो जाएगा यहाँ से 1 पॉइंट के आसपास समथिंग होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ से जो नाभिकीय आएगा वो एकदम लास्ट में आएगा, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा इस टाइप से 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा तो सबसे लास्ट में आ जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ए वाला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा सही हो जाएगा इसके हिसाब से। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 35 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट 1930 में स्थापित और ब्रुसेल्स के मुख्यालय वाला ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और संयुक्त राष्ट्र की जो हमारी शैक्षणिक शाखा है। पहला यहाँ से क्या होगा, पहला यहाँ से हमारा स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आई जो हमारा AS है ये संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करता है, जो सार्वजनिक प्रशासन और संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ जो समिति उसके लेकर के जो लोक प्रशासन नेटवर्क है उसमें योगदान देता है, हालांकि औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध के रूप में नहीं है ये, ठीक है। तो गलत हो जाएगा। दूसरा,
वर्ष 2025 से 28 के कार्यकाल के लिए IIAS का अध्यक्ष चुना गया है, जो इसके इतिहास में पहला मतपत्र आधारित चुनाव है। सेकेंड बात हमारी क्या होगी, सेकेंड बात जो हमारी यहाँ से होगी ये करेक्ट है, एकदम सही बात बोल रहे हैं। ठीक है, भारत वर्ष 1998 से IIAS का सदस्य का हिस्सा रहा है। सर यहाँ पर राज्य रहा, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है, जिसका प्रतिनिधित्व हमारे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा यहाँ पर की जाती है। ठीक है, संगठन के इतिहास में पहली बार था कि चुनाव मतपत्र के माध्यम से हुए थे, जिसमें भारत ने 61.7% मत यहाँ पर प्राप्त करके शीर्ष स्थान यहाँ पर हासिल किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वाला, याद रखना है। ठीक है, तो 35 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला गलत था और दूसरा यहाँ से हमारा सही था। आंसर बी यहाँ से करेक्ट है, सही पूछा है तो बी या 2। 36 नंबर देखते हैं। 36 यहाँ से अनुच्छेद 240 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में शांति और सुशासन के लिए विनिमय बनाने का अधिकार यहाँ पर प्रदान किया गया है। ठीक है, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से हमारी इसकी जो रहेगी ये करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, इसके अंतर्गत नियमों को संसद के अधिनियमों के समान ही बल प्राप्त होता है। इसमें विद्यमान जो विधियाँ होती हैं उसके अधिनियमों को लेकर संशोधित करने की, निरसित करने की शक्ति होती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात जो हमारे यहाँ से रहेगी इसकी ये पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ से हमारी जो रहेगी ये भी आपके यहाँ से सही है ना, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। पूछे कौन से सही नहीं है, दोनों बातें सही हैं, लेकिन अगर पूछे कौन सा सही है तो आंसर ये होता, लेकिन पूछे कौन से सही नहीं है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली डी या फोर्थ हमारे यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, कौन सा, सॉरी मिस्टेक हो गया, देखो इसमें पूछे कौन सा सही नहीं है, उस स्टेटमेंट तो हम लोग दोनों सही किए, कौन सा सही नहीं है तो हमारा ई और 2 दोनों सही नहीं है, ये वाला आंसर होना चाहिए था। सही नहीं पूछा इसलिए तो हमारा ये स्टेटमेंट थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है बोलने में। स्टेटमेंट तो हमारे दोनों करेक्ट है, लेकिन अगर पूछता कौन सा सही है यहाँ से तो हमारा होता 1 और 2 को। हाँ, यहाँ पे जो मैंने डी बोला था सही था वो डी है ना, डी स्टेटमेंट या चौथा स्टेटमेंट हमारा सही है, यही होगा आंसर इसका, डी या 4 स्टेटमेंट इसका सही है, क्योंकि बोला कौन सा सही नहीं है तो ना तो 1 और ना ही 2, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसके करेक्ट है। राइट, याद रखना, स्टेटमेंट आपको ध्यान से देखना है एक बार, जो मैं बोल रहा हूँ शायद मैं ही गलत बोल गया था ना, तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, यहाँ जो आपको बात याद रखनी, बात क्या है, बात हमने बताई पहली आती करेक्ट, दूसरी बात भी करेक्ट है, स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि क्या स्टेटमेंट यहाँ से हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 37, देखो जो क्वेश्चन में नहीं पूछता है कौन सा, वो आपको एक अच्छे से याद रखना, नहीं को लेकर के मैं वजह बताता हूँ कि अगर सही होता तो ये होता, तो नहीं होगा तो क्या होगा, ये होगा, तो ऐसे करके आप क्वेश्चन किया करो। ठीक है, 37, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये संसद के अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, 37 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा है ये एक कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा बनाया गया था, ना कि किसी वैधानिक प्रावधान के द्वारा, तो हमारे यहाँ से वैधानिक निकाय नहीं होगा। इसने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए यूके सरकार के साथ मिलकर ई अमृत पोर्टल विकसित किया है। सेकंड हमारे यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, इसने नीति आयोग के CEO की नियुक्ति गृह मंत्री द्वारा की जाती है और इसका पदभार भारत सरकार के सचिव के बराबर होता है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा यहाँ से हमारा गलत होगा, क्योंकि इसकी जो नियुक्ति होती है हमारी प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ना कि गृह मंत्री द्वारा। ठीक, गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, सही कौन सा आंसर होगा, केवल 2, तो ए या 1 स्टेटमेंट यहाँ से हमारा सही हो जाएगा 37 का। 38 है, निम्नलिखित कथनों पर में से 9 पाषाण स्थल के संबंध में विचार बताने कि कौन से युग यहाँ पर सही से मिले थे। बुर्ज होम है ना, देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे जो बोला है हमारा बुर्ज होम किधर होगा, बुर्ज होम हमारा है उत्तर पश्चिम भारत, मेहरगढ़ अब पाकिस्तान में बुर्ज होम हमारा, और जो गुफरराल है ये कश्मीर में होगा। ठीक है, तो हमारा से करेक्ट है। नपाचिक मणिपुर, नपाचिक क्या है, ये हमारा मणिपुर में, तो जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत, दार्जिलिंग, हेडिंग और जो सरुतरु है असम, और नपाचिक हमारा जो है ये मणिपुर में आएगा। पयमल्ली तमिलनाडु है ना, पैमल्ली क्या, पैमल्ली हमारा तमिलनाडु में होगा, और दक्षिण भारत में कौन कौन सा दूसरा, एक और ब्रह्मगिरी और मास्की ये हमारा कर्नाटक में, और पैमल्ली तमिलनाडु में, सही है। दौजाली हेडिंग असम। ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो यहाँ पर असम वाला भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्वोत्तर भारत में दार्जिलिंग हेडिंग जो है और सरुतरु असम में है। राइट, तो चारों बातें हमारे से जो हमारी स्टेटमेंट है सही है 9 पाषाण स्थल को लेकर के, तो आंसर क्या हो जाएगा, सही पूछा है तो डी या 4th स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है सभी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में इलेक्ट्रिक यात्री
यात्री कार के संबंध में आपको बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। ये योजना भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक फोर व्हीकल्स जो होती है हमारी, उसकी घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर शुरू की गई थी। ठीक है, तो क्या होगा 39 का पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसा रहेगा, ये करेक्ट है, एकदम सही है, मंत्रालय भी सही बोला है। और यहाँ पर इसके तहत यहाँ पर क्या जो हमारा घरेलू हमारे विनिर्माण से उसको बढ़ावा देने के लिए ये भी बात यहाँ से सही है। योजना के अंतर्गत आवेदक को 3 वर्षों के भीतर न्यूनतम 50% घरेलू मूल्य संवर्धन और 5 वर्षों के भीतर 75% हासिल करना होगा। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से कर्ज, क्योंकि घरेलू मूल्य संवर्धन को लेकर के यहाँ पर जो 3 वर्षों के भीतर कम से कम 25% और 5 वर्षों के भीतर 50% है ना, ये यहाँ पे 5 वर्षों के भीतर 75% बोला तो गलत हो जाएगा। ये सिर्फ पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा सही है, ओनली वन। तो आंसर पूछा सही कौन सा है, तो एक या ए स्टेटमेंट यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट यहाँ से 40 नंबर देखते हैं इसको। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये नदी यारलुंग त्सांगपो के नाम से चेयांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग कहा जाता है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका करेक्ट है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करने पर इसे सियांग और दिबांग यहाँ पर कहा जाता है। दूसरा, तीस्ता नदी से मिलने के बाद इसे जमुना के नाम से भी जाना जाता है। यह बांग्लादेश में गुआनुंडो घाट के पास गंगा या पद्मा से मिल जाती है। सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट है ना, दोनों बातें करेक्ट है। ब्रह्मपुत्र नदी में तीस्ता नदी के मिलने के बाद इसे जमुना के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ इसे दक्षिण की जो प्रवाहित यहाँ पर होती है। और अंततः गोलुंडू घाट बांग्लादेश के पास इसे जो हमारी पद्मा नाम से इसको जानते हैं उसमें मिल जाती है। दोनों बातें हमारी एकदम करेक्ट हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसका 40 का सी, मतलब दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है ना। तो पूछा सही कौन सा है, तो सी या 3 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से देखो जो हमारा जून था, इसका 1 जून से लेकर 7 जून तक जितनी भी हमारी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट थी, जो न्यूज़ में थी, जो क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, मैं सिर्फ इसके लिए बात कर रहा हूँ, एक तो यूपीएससी का, ठीक है, और आपको स्टेट पीसीएस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी और जो एग्जाम है उनके आपके काम नहीं आएगी, है आपको याद रखना है, उन सब एग्जाम के लिए आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो हमारे पीसीएस के एग्जाम है और हमारे यूपीएससी एग्जाम है उनके लिए सिर्फ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो के लिए यहाँ पर अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी जो और रहेगा सेकंड जो हमारा वीक रहेगा इसका सेकंड साप्ताहिक करंट अफेयर्स से वो भी मैं लेके आऊँगा, और उसके बाद लेके आऊँगा जो हमारा 15 दिन का करंट अफेयर्स पूरा रहेगा 1 से 15 जून का, वो भी। ठीक है, फिर पूरा मंथली का भी लेके आऊँगा, मतलब ऐसे करके पूरा एक मंथ आपको 2-3 भाग में आपको कवर करा दूंगा, कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में बता सकते हो, और यहाँ पे जो आंसर राइटिंग चल रहा है उसमें भी शामिल हो सकते हो। ठीक है, आंसर राइटिंग मैं आपको करा रहा हूँ रोज कुछ 4 क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, है ना। वहाँ पे आपको आंसर दूसरे दिन बताता हूँ कैसे क्या होगा, अपना आंसर लिख के भेज भी सकते हो। ठीक है, बाकी और भी यहाँ पर लोगों को शेयर कर सकते हो जो भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।